हेलो। आओ, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म टीके एजुकेशन अड्डा पर। आओ, हम लोग लेके आए हैं सीटेट के लिए चल रही श्रृंखला में हिंदी को। आओ, हिंदी के सभी आने वाले पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके सभी के आंसर देंगे। आओ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला क्या है? कह रहा है निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। अध्यापक ने बताया, अगर 4 आमों को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। इसी तरह से अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में बांटा विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को एक एक आम मिलेगा। आगे वह बोले, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल हमेशा एक ही आता है। कक्षा में एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। उसने पूछा, महोदय, अगर 0 आमों को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक को एक आम मिलेगा? इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित हुए। वे डांट कर बोले, 0 का कोई मान नहीं होता। पर विद्यार्थी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महोदय, 0 का तो मान होता। अगर 2 के दाईं ओर हम 0 को रख दें तो 20 हो जाता है। इसी में और एक शून्य बढ़ा दें तो ये 200 हो जाता है। ये विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया। आओ, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे? जोड़ की प्रक्रिया, घटा की प्रक्रिया, भाग करने की प्रक्रिया या गुणा करने की प्रक्रिया? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि जो अध्यापक थे वो विद्यार्थी को भाग करने की प्रक्रिया को समझा रहे थे। आओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? उत्तर भारत का है, दक्षिण भारत का है, पूर्वी भारत का है या पश्चिमी भारत का? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि ए प्रसंग जो है गद्यांश का वो दक्षिण भारत का। उपयुक्त गद्यांश में भारत के दक्षिण भारत के क्षेत्र के एक विद्यालय में गणित की कक्षा का प्रसंग चल रहा था, वहां का यह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पर। गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अगर 10 आम 10 व्यक्तियों में बांटे जाएं तो प्रत्येक आम एक मिलेगा विभाजित करने पर, वर्गीकृत करने पर, विकसित करने पर या वर्णित करने पर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, यानी विभाजित करने पर। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति में निम्नलिखित शब्द आएगा। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक को 10 आम एक आम मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक बहुत निराश हुए। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक कुछ विचलित हुए। ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक को क्रोधित हुए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी अध्यापक कुछ विचलित हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या उत्तर दिया? ऑप्शन नंबर ए, शून्य जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, शून्य का कोई मान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, शून्य को शून्य से विभाजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, शून्य को गिनती में नहीं रखा जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी शून्य का कोई मान नहीं होता है, ऐसा अध्यापक ने बच्चे से कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहा है, अध्यापक को छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई, क्यों? ऑप्शन नंबर ए, छात्र को प्रश्न करने की आदत थी। ऑप्शन नंबर बी, छात्र को अध्यापक की बात नहीं आ रही थी। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक ने छात्र को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऑप्शन नंबर डी, छात्र को अध्यापक के बताए सूत्र में गलती नजर आई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? सर्वश्रेष्ठ है, विद्यार्थी है, मेधावी है, असाधारण है? तो ये दोनों ये सब क्या है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, क्योंकि विद्यार्थी जो है इन सारे शब्दों में
भिन्न शब्द है क्योंकि दिए गए विकल्प विद्यार्थी भिन्न है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ मेधावी असाधारण ये समानार्थक ही शब्द है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। विद्या प्लस आलय, विद प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद प्लस आलय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी विद्यालय विद्या प्लस आलय जो है संधि विच्छेद है। और संधि एक बार देखते हैं इस शब्द में क्या होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होगा। इसमें दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि की परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। दो शब्दों की मेल से दौरान जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी अमुक स्वर का ही लघु या दीर्घ रूप हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उसी अमुक स्वर का ही हो, धूर दीर्घ स्वर उच्चारित हो तो वह वहां पर दीर्घ संधि होगा। जैसे उदाहरण धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, मत प्लस अनुसार मतानुसार। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आत्मविश्वास का समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आत्मा और विश्वास का, आत्मा से विश्वास का, आत्मा का विश्वास का, आत्मा पर विश्वास। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अब देखते हैं आत्मविश्वास का समास विग्रह आत्म पर विश्वास होगा। आत्मविश्वास अथवा आत्मा पर विश्वास इस शब्द में पर विभक्त का लोप होने पर के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास। जिस जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो तो वहां पर तत्पुरुष कहलाता है। आओ अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। निर्देश दिया गया है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आओ देखते हैं क्या है काव्यांश। यथा समय मुकुलित हो, यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे आम और जामुन लीची और कटहल, फिर तो मैं ही बांझ हूँ रहूं, मैं ही ना दे पाऊं प्रणित प्रज्ञा का अपना फल ये कैसे होगा, ये क्यों कर होगा। सलित को सुधा बनाए तटबंध, धरा को मुदित करे नियंत्रित नदियां, तो फिर मैं हूँ निर्बंध, मैं ही हूँ अनियंत्रित। आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। क्या कहता है काव्यांश में किन फलों के पुष्पित होने की बात की है। आम, लीची, पपीता, आम, शहतूत, कटहल। ऑप्शन नंबर सी आम, जामुन, लीची। ऑप्शन नंबर डी आम, कटहल और सेब। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है, यानी कि आम, जामुन और लीची के बारे में बात कही गई है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात कही गई है। योम योमक्षेम फल का, भावनाओं का फल, आशाओं का फल, बुद्धि और प्रतिभा का फल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कवि द्वारा स्वयं बुद्धि और प्रतिभा का फल देने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए ये क्यों करे होगा। ऑप्शन नंबर बी यथा समय पुष्पित हो। ऑप्शन नंबर सी मैं ही ना दे पाऊं। ऑप्शन नंबर डी तो फिर मैं ही बांझ रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है। नदियों का है, मिट्टी का है, बुद्धि का है और मनुष्य का है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी नदियों का। यानी कि उपयुक्त काव्यांश के अनुसार पृथ्वी को आनंदित करने में नदियों का योगदान है। यथा सरल को सुधा बनाए तटबद्ध, धरा को मुदित करे नियंत्रित नदियां। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है। आम और जामुन, लीची और कटहल। ऑप्शन नंबर बी तो फिर मैं बांझ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी यथा समय पुष्पित हो। ऑप्शन नंबर डी ये कैसे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी यथा समय पुष्पित हो। आओ देखते हैं यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे उपयुक्त पंक्तियों में सृजन का भाव साफ साफ झलकता है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यथा समय से तात्पर्य है समय के अनुसार से, समय के बाद से, अचानक,
या समय से पहले। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समय के अनुसार। और देखते हैं, यथा समय से तात्पर्य है समय के अनुसार तथा इसमें अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला को पद कोई अवयव अभिकारी शब्द होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा समय, समस्त पद यथा और समय के योग से बना इसका पूर्व पद यथा अवयव है और इसका विग्रह होगा समय के अनुसार। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी, बोली और भाषा एक ही है। ऑप्शन नंबर सी, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी, बोली और भाषा परस्पर कैसे बोधगम्य। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। आप सारांश में देख लेते हैं इसे क्या किस प्रकार से कहा है। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। भाषा के बारे में एक सही कथन है, एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं, लेकिन एक बोली के अंदर अनेक भाषा नहीं होती हैं। एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, किंतु विभिन्न भाषा बोलने वाले दूसरे को समझ नहीं सकते। अर्थात भाषाओं की विभिन्न बोलियां और बोधगम्यता होती है। जैसे खड़ी बोली में जाता हूँ, बोले बोलने वाला ब्रजभाषा में ब्रजभाषा में जान लो आसानी से समझ लेगा, लेकिन अंग्रेजी में आई गो नहीं समझ सकेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निपुण क्या है? यह ए विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर बी, ये विद्यालय में बहुत छोटे बच्चों और साक्षरता पठन और संख्या ज्ञान समुद्र कार्यक्रम है। यह विद्यालय में बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर डी है, ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों को में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, यानी कि ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों के लिए साक्षरता पठन और संख्या ज्ञान संपूर्ण करने का कार्यक्रम है निपुण। आओ देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। निपुण मिशन विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता पठन संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। नई शिक्षा नीति जो 2020 को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण का अर्थ है नेशनल इंसेंटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूमरेसी, यानी संख्या ज्ञान के साथ पठन में निपुणता। निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है आधारभूत संरचना और संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना होता है। आओ देखते हैं, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जो 7 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस ग्रह कौशल कहेंगे? पठन और श्रवण को, पठन और वाचन को, लेखन और श्रवण को, लेखन और वाचन को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी पठन और श्रवण को। देखते हैं, निम्नलिखित में से पठन और श्रवण को ग्रह कौशल कहेंगे। पठन कौशल क्या होता है? लिखी गई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ करना पठन कौशल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। श्रवण कौशल क्या है? यानी कि श्रवण कौशल किसी वाचन सुनने या सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया को श्रवण कौशल कहते हैं। वाचन तथा लेखन अभिव्यक्त्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है, बहुभाषावाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन। ऑप्शन नंबर बी, कार्यालयी भाषा सहकारी भाषा एवं अंग्रेजी का अध्यापन। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम करना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण होना। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है। आओ देखते हैं, बहुभाषावाद क्या है? विद्यालय में शिक्षार्थियों की आवश्यक भाषाओं का शिक्षण अधिगम। बहुभाषावाद और बहुभाषा से तात्पर्य एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से है। किसी बच्चे द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग
बहुभाषावाद कहलाता है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से एक क्रिया है, शिक्षण सामग्री है, वास्तविक सामग्री रीलिया है, या वास्तविक वस्तुएं या प्रदत्त कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी वास्तविक सामग्री है। आओ देखते हैं। कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने को लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने वास्तविक सामग्री यानी रीलिया हैं। वास्तविक सामग्री के माध्यम से छात्र पाठ को आसानी से समझते हैं तथा सीधे संपर्क में आकर सूक्ष्म चिंतन की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों में के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है। क्या वह करने का प्रसार कर रही है? संकेत बनाना, संकेत खोलना, अर्थ निर्माण या अर्थ के लिए पढ़ना, यानी संकेत खोलना यानी कि डिकोडिंग करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। आओ देखते हैं कैसे। कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है। वह संकेत खोलना यानी डिकोडिंग करने का प्रयास कर रही है। डिकोडिंग सीखने के लिए बुनियादी आधारभूत कौशल बच्चों के शब्द पहचानने की क्षमता। जो बच्चा शब्द और उसके अर्थ को जितनी बेहतरीन में समझ सकता है, वह संकेत खोलना डिकोडिंग कौशल उतनी ही अच्छी से सीख सकता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह की जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम कांटे स्क्रिप्ट बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? आरंभिक साक्षरता, हाथ हाथ आंख समन्वय, लेखन विकास या चित्रकारी सीखना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी आरंभिक से वो है साक्षरता सीख सकेंगे। पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह की जगह खाली छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम कांटे स्केल बना सकें, चित्रकारी कर सकें। इससे बच्चों की आरंभिक गतिविधियों को साक्षरता कहेंगे। इसके लिए छोटे बच्चे आमतौर पर अपनी कलम और पेंसिल को आगे पीछे या ऊपर नीचे की स्थिति में घुमाते हैं और आड़ी तिरछी रेखा बनाकर लिखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का विकास, मूल्य का विकास, कल्पनशीलता का और एवं अनुमान लगाना, यानी व्याकरणिक दक्षता का विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी व्याकरणिक दक्षता का विकास करना। अधिगम के शुरुआती वर्षों तुकबंदियों और शुष्क गीतों का उद्देश्य नहीं है व्याकरणिक व्याकरणिक क्षमता का विकास करना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्लेक्सिया से क्या है? बच्चों में पठन विकार है। ऑप्शन नंबर बी, संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं ये समझने की समस्या का सामना करना है। ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या है, यानी शिक्षार्थियों में एक समझ विकार करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी डिस्लेक्सिया एक पठन विकार है। आओ इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है। वह कक्षा 3 तक आते आते वह अपनी मातृभाषा पठन कौशलों का विकास हो चुका था। वह अंग्रेजी की अच्छी तरह पढ़ने लगा। अंग्रेजी पठन में उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंब रहेगा? पठन की निपुणता का विकास, दक्षता संवर्धन होगा, यानी पठन में कौशल या कौशल अंतरण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कौशल अंतरण होगा उसका। आओ देखते हैं। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते उसने अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा। अंग्रेजी पठन में उसकी योग्यता कौशल अंतरण प्रतिबंधित हो रहा है। कौशल अंतरण का अर्थ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में ज्ञान अर्जित का उपयोग किसी अन्य कार्य अथवा दूसरे सहायक विषय में सहायक हो, तब उसे कौशल अंतरण कहा जाता है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के
बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी-छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? समग्र भाषा उपागम का, शब्द विधि का, स्वयं उपागम का, यानी समग्र उपागम का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द सही है, यानी समग्र भाषा उपागम का वो उपयोग करता है। आओ देखते हैं। एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा, शब्द समूह, शिशुगीत, तुकबंदियों और छोटी-छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के समग्र उपागम का अनुसरण कर रहा है। समग्र भाषा पद्धति सिखाने की प्रक्रिया का एक तरीका है। इससे बच्चों में व्यक्त शब्दों के संदर्भ में साथ संपूर्ण में पढ़ने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। आप क्या पसंद करते हैं और आप क्या पसंद नहीं करते हैं, उसे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न किस प्रारूप का है? बहुविकल्पी है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, पाठ के बाहर की प्रश्न है और खुले अंत वाले प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर डी द सही है, खुले अंत का ही प्रश्न है। और देखते हैं, ये प्रश्न खुले अंत वाले प्रश्न प्रारूप के अंतर्गत आएगा। खुले अंत वाले प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में ही दिया जाता है। ये इस प्रकार के प्रश्न बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ाते हैं तथा उन्हें स्वयं को सोचने में चुनौती देते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 है, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना एक ही अनुच्छेद लिखती है। ये पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए प्रमाणिक सामग्री, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक सामग्री, ऑप्शन नंबर जी सृजित की गई सामग्री, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण सामग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि सृजित की गई सामग्री। देखते हैं, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है, वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। ये पाठ्य सामग्री सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत आती है। सृजन सामग्री से तात्पर्य है कि विद्यार्थी द्वारा ज्ञान को अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 5 के विद्यार्थी को 5 के समूह में बांटा गया है और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा जाए। बच्चों ने समूह थीम पर आंकड़ों का संगणन रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? प्रदत्त कार्य कहेंगे, समूह कार्य कहेंगे, परियोजना कार्य कहेंगे या सहपाठी कार्य। तो ऑप्शन नंबर सी यानी परियोजना कार्य इसको कहेंगे। आओ देखते हैं क्या परियोजना कार्य। कक्षा 5 के विद्यार्थी को 5 के समूह में बांटा गया है। वह अपनी रुचि के विषय के चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़े संग्रहण किया, रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि परियोजना कार्य कहेंगे। परियोजना कार्य उन गतिविधियों की एक श्रृंखला है जो छात्रों को उनकी क्षमताओं, रुचियों, व्यक्तिगत अनुभव, दृष्टिकोण का उपयोग करके अध्ययन करने का कार्य करने की अनुमति देता है। परियोजना कार्य शिक्षक की मार्गदर्शन निगरानी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं का समुन्नतन करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम नाम बताइए। भाषा सम्मेलन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव, भाषा संगम। यानी कि आओ देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं का समुन्नतन करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम नाम भाषा संगम है। ये भाषा संगम पहले स्कूली छात्रों की मातृभाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं सीखने सिखाने बुनियादी बातचीत कौशल को प्रदान करेगी। भारत के छात्रों को देश के अधिकतर भाषाओं से परिचित करवाने के उद्देश्य से हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत भाषा संगम नाम का एक पहल शुरू की है। इसकी शुरुआत 27 नवंबर 2018 से की गई है। आओ बात करते हैं हम लोग
इस श्रृंखला में बस इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगली श्रृंखला में।